मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है। इरा किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगा, जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, बताइए, फटाफट से बताइए आप। दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की दोस्तों हत्या के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। और दोस्तों गुरु तेग बहादुर का गुरुद्वारा है जो कि आपका बेसिकली दिल्ली में बना है और लाल किला के पास में ही है। ठीक है, इसने जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने इनका गला कटवा दिया था। ठीक है, गुरु तेग बहादुर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका सेकंड वाला, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह कौन है? ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं फोटो में अकबर के नवरत्न है। ये सब अकबर के नवरत्न है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं अकबर ऐसे जे अकबर है और ये ऐसे बैठता था। ठीक है, ये सब नवरत्न है। ठीक है, 9 लोग हैं, नवरत्न यानी कि 9 लोग हैं अकबर के। ठीक है दोस्तों, जो अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी फैजी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? दोस्तों ये फोटो में आप देख रहे होंगे, ये दिल्ली का जामा मस्जिद है जो कि बहुत ही शानदार है। ठीक है, देख सकते हैं आप। इसका निर्माण आखिर किसने करवाया था? दोस्तों जामा मस्जिद का निर्माण आपका करवाया है, बिल्कुल सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शाहजहां हो जाएगा। शाहजहां ने दोस्तों जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी बेसिकली कब की गई थी? दोस्तों इसकी स्थापना आपकी 30 दिसंबर 1906 को की गई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना, और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका 1906 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। दोस्तों आप फोटो में देख रहे होंगे, बाल गंगाधर तिलक दोस्तों किताब पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। दोस्तों देख रहे होंगे फोटो में, जेल में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक किताब पढ़ रहे हैं। दोस्तों 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, तो कितने वर्ष की दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी? दोस्तों अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की जेल हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये कहने वाले थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की फोटो आप देख सकते हैं। 7th वाला क्वेश्चन आपका, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? दोस्तों देश बंधु की उपाधि बेसिकली दी गई थी, किसको दी गई? तो देश बंधु की उपाधि आपकी चित्तरंजन CR दास को दी गई। ठीक है, चित्तरंजन दास। ठीक है, इनको दोस्तों देश बंधु की उपाधि दी गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये फोटो देख सकते हैं दोस्तों, चित्तरंजन दास की ये फोटो है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? दोस्तों गांधी जी की तो आप जानते ही हैं, महात्मा गांधी की फोटो है और हर बच्चे ने गांधी जी की फोटो देखा होगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी को दोस्तों सर्वप्रथम राष्ट्रपिता बेसिकली कहने वाले थे, वो आपके थे सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, चलिए, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? दोस्तों वो योजना का नाम है आपका माउंट बेटन योजना। इसके तहत दोस्तों बेसिकली भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंट बेटन ने भारत के 2 टुकड़े करने का ऐलान किया था। ठीक है, जो कि स्वतंत्र भारत जो कि गवर्नर जनरल थे भारत के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका माउंट बेटन योजना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? दोस्तों अगर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी बेसिकली 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई थी। 30 जनवरी 1948 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। आप वीडियो को रिज्यूम पॉज करके आप देख लीजिएगा जो इसमें चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, और 15 नवंबर 1949 को गोडसे को फांसी की सजा हुई थी। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनंद मठ के लेखक आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किताब है एक और जिसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, मेरे प्यारे दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी ल्यूसेंट जीके की टॉप 1000 चैप्टर वाइज प्रश्न की ई बुक नहीं ली है तो साथियों मैं आपको सजेस्ट करूंगा बड़े भाई की तरह कि दोस्तों इस ई बुक को आप ले लीजिए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगी। क्योंकि दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक। जैसे क्लास में आपको कंटेंट फोटो के पिक्चर के फॉर्मेट में कराता हूँ, वैसे ही दोस्तों इस ई बुक में सेम वही कंटेंट आपको मिलेगा, लेकिन दोस्तों इस ई बुक में आपको
सारा कंटेंट चैप्टर वाइज मिलेगा। चैप्टर वाइज दोस्तों मतलब आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली रूप में मिलेगा। एंशिएंट, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, मतलब आपको जैसे आपके टेक्स्ट बुक में रहता है बेसिक कंटेंट, और सारे सब में फोटो मिलेंगे, लगभग 1000 फोटो आपको इसमें सब में मिलेंगी। ठीक है, 10% दोस्तों सबसे ज़्यादा रिपीट करने वाले प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बस वही क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेंगे। तो जीके का मास्टर पीडीएफ आप लोग दोस्तों जरूर लीजिएगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस पर ऑफर चल रहा है जो कि मिनिमम शुल्क में आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी दोस्तों मैं ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, किसी प्रकार का डाउट हो ना, इस नंबर से भी आप संपर्क कर लेना, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस ई बुक को आप लोग जरूर परचेज कीजिए, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर जिसमें जीके आता हो, तो उन सब के लिए दोस्तों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी ई बुक से मिलेंगे। पिक्चर दोस्तों हमें चीज़ें हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। जैसे मैं केरला का कोई आंसर रहेगा तो मैं प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से मैंने मैप के माध्यम से समझाया, ताकि आपको दोस्तों एक साथ 5 क्वेश्चन तैयार हो जाए, है ना। मैप से दोस्तों हमें माइंड मैप से हमेशा चीज़ें याद रहती है, हम कभी नहीं भूलते हैं। तो इस ई बुक को आप लोग जरूर परचेज कीजिएगा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? दोस्तों पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार जो विजेता हैं वो आपके थे। बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका हो जाएगा। हर बच्चा जानता है दोस्तों, पहली बार सबसे पहले नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया था किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन में भी रविन्द्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों सबसे पहला नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला था, जो कि 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए। फिर आपका इस प्रकार आप दोस्तों दे सकते हैं, इन सबको भारत का नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? दोस्तों कामाख्या देवी का मंदिर जो कि बहुत ही फेमस है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में तो फेमस है, वर्ल्ड में भी फेमस है, जो कि हमारे शक्तिपीठ में आता है। ठीक है, और ये चमत्कारिक मंदिर है जो कि दोस्तों गुवाहाटी में आपका है। असम की गुवाहाटी में आपका कामाख्या देवी का मंदिर है, देख सकते हैं फोटो में, ये आपका कामाख्या देवी का मंदिर है। ठीक है, मेला लगता है हर साल। ठीक है, ये आपका असम में है। द्वारकाधीश मंदिर आपका मथुरा में स्थित है, और ऑप्शन नंबर सी मथुरा राइट आंसर हो जाएगा। मथुरा दोस्तों आप जाएंगे ब्रजभूमि, यहाँ पर आपको द्वारकाधीश मंदिर दिखेगा जो कि काफ़ी फेमस है। ठीक है, और यहाँ के पास में दोस्तों आप देखिएगा, जब पास में आप जाएंगे यहाँ पर यमुना नदी का भी संगम है, और यहाँ पर आपका मतलब आप भैंस वगैरह देखेंगे, बहुत हैवी टाइप की यहाँ पर भैंसें हैं, मतलब तो यहाँ पर काफ़ी द्वारकाधीश मंदिर जो कि मथुरा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? दोस्तों माउंट आबू पर्वत पर आपका काशी विश्वनाथ स्थित नहीं है। ऑप्शन के अनुसार दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका फोटो में काशी विश्वनाथ मंदिर आप देख रहे हैं, ज्योतिर्लिंग में आता है। ठीक है, यहाँ से आपके जो बेसिकली बनारस से ही सांसद हैं आपके मोदी जी। ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट आबू पर्वत पर आपका दिलवारा मंदिर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, श्रृंगेरी पीठ कहाँ अवस्थित है? दोस्तों श्रृंगेरी पीठ की अगर हम बात करें, बताइए आखिर श्रृंगेरी जो पीठ है ये आखिर कहाँ पर स्थित है? तो साथियों आपका श्रृंगेरी पीठ बेसिकली स्थित है। बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैसूर। मैसूर में आपका स्थित, नक्शे में आप देख सकते हैं मैसूर का नक्शा है यहाँ पर, ये आपका श्रृंगेरी पीठ यहाँ पर स्थित है मैसूर। ठीक है, मैसूर आपका कर्नाटक में आता है। ठीक है, चलो गोवर्धन पीठ कहाँ पर स्थित है? तो गोवर्धन पीठ की आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, ये गोवर्धन पीठ है। ठीक है, जो कि बच्चा आपका जो स्थित है ये आपका पुरी में स्थित है, जगन्नाथपुरी में आपका बेसिकली जो उड़ीसा में पुरी है, वहाँ पर आपका जहाँ पर जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है, यहीं पर आपका गोवर्धन पीठ स्थित है। ये फोटो भी देख सकते हैं, ये गोवर्धन पीठ है। अगला क्वेश्चन आपका, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? दोस्तों जो अमृतसर का जो कि बहुत ही भव्य स्वर्ण मंदिर है, ठीक है, ये आखिर किसने बनवाया? देख लीजिए आप कितना शानदार मंदिर है। और ठीक है, और ये आपका दोस्तों बेसिकली बनवाया गुरु द्वारा, बेसिकली ये इसको बनवाया दोस्तों अर्जुन देव ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर बनवाया है, जो कि गोल्डन टेम्पल जो कि सोने का बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? ये दोस्तों आप मंदिर देख रहे होंगे, ये मंदिर कौन सा बताओ? दोस्तों ये मंदिर आपका है वैद्येश्वर मंदिर, जो कि तंजौर में है, और ऑप्शन नंबर ये वैद्येश्वर मंदिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। देखिए बहुत ही भव्य मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली से बना हुआ है। ठीक है, चोल राजाओं ने इसको बनवाया था, और बहुत ही शानदार भव्य मंदिर है ये। ठीक है,
बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों बोधगया में स्थित जो महाबोधि मंदिर का जो निर्माण है ये आपका दोस्तों करवाया था किसने? बिल्कुल सही राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अशोक ने दोस्तों बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि आपका बिहार में स्थित है। और ठीक है, ये महाबोधि मंदिर की आप फोटो देख सकते हैं, बहुत ही भव्य महाबोधि मंदिर है जो कि बौद्ध धर्म का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने होड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो दोस्तों जो होड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था वो रोका था आपका, बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंद गुप्त। ठीक है, स्कंद को दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, स्कंद गुप्त की फोटो है जो कि हिंदुस्तान का वो योद्धा था जिसकी गाथा किसी स्कूली किताब में नहीं मिलती। स्कंद गुप्त की बहुत ही पराक्रम राजा था, महान शासक इसको माना जाता है। स्कंद गुप्त को इसने होड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों गुप्त राजवंश आपका बेसिकली प्रसिद्ध था, कला और स्थापत्य के लिए फेमस था। ठीक है, चलो फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? जो दोस्तों चीनी यात्री जो फायन था ये बेसिकली चीनी भिक्षु था। ठीक है, और ये चीन से आया था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था फायन। और ये आपका दोस्तों बेसिकली आया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। तो फायन साथियों आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फायन भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हुनसोंग के समानानाथ और महायान धर्म के प्रचारक हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? तो 643 ईस्वी में दोस्तों जो आपका हर्षवर्धन ने महासभा का आयोजन करवाया था वो आपका करवाया था कन्नौज में। हुनसोंग की दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, ये आपका हुनसोंग था। ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों हाल ही में कुंभ मेला 2021 हुआ जो कि आपका हरिद्वार में हुआ है। देख सकते हैं कितना भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर, अरबों करोड़ों लोगों की भीड़ रहती है। और ठीक है, यहाँ पर आपके साई एसन वगैरह होते हैं जो कि 2021 में आपका हरिद्वार में आयोजित हुआ है। तो कुंभ मेला का को प्रारंभ करने के श्रेय दोस्तों दिया था, बिल्कुल सही राइट आंसर आपका हो जाए हर्षवर्धन। दोस्तों हर्षवर्धन ने दोस्तों कुंभ मेला पहले स्टार्ट किया था सबसे पहले। और दोस्तों कुंभ मेला आपके 4 जगहों पर होता है। एक आपका दोस्तों होता है इलाहाबाद में, प्रयागराज में होता है, एक आपका बेसिकली हरिद्वार में होता है, एक आपका उज्जैन में होता है, एक आपका नासिक में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? दोस्तों भारत का जो प्रमाणिक समय होता है ये किस चीज़ से निश्चित किया जाता है? तो ये आपका इलाहाबाद के नैनी से निश्चित किया जाता है, भारत का IST टाइम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की मानक बेसिकली यहाँ से आपका जो प्रमाणिक जो समय रहता है आपका समय आपका यहाँ से लाइन कटती है, तो ये आपकी नैनी से होते हुए निकलती है इलाहाबाद की। ठीक है, तो भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो आपका उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है आपका, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पर लग जाता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर निकलती मानक समय रेखा निकलती है। इसकी रेखा तरीके दोस्तों, उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाए आंखों ने, ये आपकी ट्रिक है। ये 5 राज्यों से होकर आपका निकलता है मानक समय रेखा। ठीक है, ये आपके सबसे ऊपर से उत्तर प्रदेश की नैनी से होकर निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रीनविच माध्य समय GMT तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समयांतर कितना होता है? दोस्तों ये समांतर आपका लगभग अगर हम बात करें, चलिए जल्दी से बताइए। तो GMT और IST के बीच जो बेसिकली ड्यूरेशन के बीच का समय होता है वो आपका 5 घंटे 30 मिनट का समय अंतराल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, भारत में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? तो उसमें फोटो देख रहे होंगे, बताइए आके पिक किसकी है, किसकी पिक्चर है भाई? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन बच्चा इसी का होता है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन भाई जो किसान है मेरे भाई वो सब बता देंगे, उनको हाल इसका आंसर आ गया होगा। भाई किसकी खेती है आखिर ये? दोस्तों ये देखो, ये तो यार अब तुक्का लगाना बता रहे हैं। कॉफ़ी की खेती है नहीं है, कॉफ़ी के बागान ऐसे तो ही ना होते हैं। तम्बाकू खेती है नहीं है, गेहूं की खेती ऐसी होती नहीं है, तो वही तिलहन की खेती है। तिलहन पीले पीले कलर की होती है, देख सकते हैं दोस्तों पीले पीले हैं। तिलहन आपके जो तिलहन होता है जो आपका पीला कलर का होता है, येलो कलर का। ठीक है, तिलहन की खेती है यहाँ, तिलहन का दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका, चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? दोस्तों अगर हम चाय की बात करें, ये सब आप देख रहे होंगे चाय के बागान है। ठीक है, और दार्जिलिंग में दोस्तों सबसे ज़्यादा चाय होती है। और इसके अलावा दोस्तों आपकी मुन्नार हुआ, केरला, इन सब जगहों पर बहुत ही चाय उच्च क्वालिटी की चाय होती है। ठीक
ठीक है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा चाय आपका श्रीलंका में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताइएगा, आपके बच्चे सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है कंटेंट बनाने में, वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिएगा। लाइक करते हैं आपको उत्साह मिलता है हम लोगों को और आप लोगों के कंटेंट बना पाते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। पिक आपके लिए हम लगाता है इस टाइप की वीडियो लाते, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा साथियों टॉप 1000 जो 1000 क्वेश्चन का हमारा ई बुक है, इसको आप जरूर लीजिए। वन ऑफ द बेस्ट ई बुक आपके एग्जाम के लिए रहेगा। इसमें मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं, तो उसको आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में दोस्तों कॉफ़ी की अगर बात करें, विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन, दोस्तों आप पिक दिख रहे होंगे, ये कॉफ़ी की पिक है। मोस्टली लोग कॉफ़ी पीते हैं, 70% लोग कॉफ़ी पीते हैं और कॉफ़ी पीना भी चाहिए। एनर्जी आपको कॉफ़ी में कैफीन होता है, जिससे हमें नींद वगैरह नहीं आती, एनर्जी हमें बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका ब्राज़ील में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ये ब्लैक कॉफ़ी है। ठीक है, ब्राज़ील में आपका कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है। विश्व में नारियल उत्पादन देश में भारत का स्थान कौन से नंबर पर है? दोस्तों अगर हम नारियल की बात करें तो नारियल में दोस्तों देखिए, नारियल के पेड़ आप केरला तरफ जाएंगे, वहाँ पर आपको नारियल हर जगह दिखेंगे। केरला, तमिलनाडु तरफ है ना, जगह जगह आपको नारियल दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर मिट्टी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपके सबसे ज़्यादा नारियल के उत्पादन में विश्व की अगर हम विश्व से कंपेरिजन करें तो विश्व में दोस्तों नारियल तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा होता है भारत में। ठीक है, तो तृतीय राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपका आता है सबसे ज़्यादा उत्पादन। थर्ड नंबर पर दोस्तों भारत में होता है नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन। विश्व में चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान कौन से नंबर पर भारत आता है? ठीक है, चाय के निर्यात में भारत का नंबर कौन से नंबर पर है? दोस्तों हम चाय निर्यातक की बात करें तो टी एक्सपोर्टिंग कंट्री की बात करें, ठीक है, तो एक्सपोर्ट हम लोग जो करते हैं तो उसमें आपका सबसे पहले की अगर हम बात करें, सबसे टॉप पे आपका चाइना है। चाइना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है चाय का, फिर आपका श्रीलंका है, फिर केन्या है, फिर इंडिया है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आपका चीज़ें हैं। और फिर आपका यूनाइटेड यूएई है, फिर जर्मनी, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और जापान। इस प्रकार यूनाइटेड ये आपका सबसे पहले चाइना आपका ये यहाँ पर 20.6 क्या नाम का दोस्तों चाय 20.6% एक्सपोर्ट करता है। दूसरे नंबर पर श्रीलंका है, श्रीलंका बच्चा 19.3% एक्सपोर्ट करता है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत आपका 7.5% एक्सपोर्ट करता है चाय का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, है ना। और तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर चतुर्थ। चौथे नंबर आपका भारत आता है और केन्या है आपका। फिर केन्या आपका कहाँ है? केन्या आपका 18.2% है। फिर आपका भारत आता है। फिर आपका खैर यूएई, दुबई वगैरह जो कि 1.7% एक्सपोर्ट करता है चाय। तो भारत में चौथे नंबर सबसे ज़्यादा, भारत चौथे नंबर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है चाय का। ऑप्शन नंबर चतुर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है। ठीक है, तो भारत इस वजह से भारत में खपत कम हो रही है, मतलब खपत इंडिया में ही यूज हो जाती है, फिर एक्सपोर्ट इस वजह से कम कर पाता है भारत चाय का। मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मोटे अनाज का दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा मोटे अनाज होते हैं सबसे। ठीक है, तो भारत में आपका 38% होते हैं, हिस्सेदारी भारत में 38% है मोटे अनाज के लिए। ठीक है, फिर आपकी नाइजर है, फिर चीन है, फिर नाइजीरिया, माली, ये सब आपके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर दोस्तों हम बात करें भारत की तो दोस्तों चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन से नंबर पर है? देख रहे होंगे दोस्तों, चाय 90% लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं। ठीक है, तो चाय में दोस्तों भारत का कौन से नंबर पर भारत में चाय का उत्पादन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों भारत में सबसे सेकंड नंबर दोस्तों चाय होती है। सेकंड नंबर चाय का प्रोडक्शन होता है। भारत में चाय के बागान आपके असम में हैं, आपके केरला तरफ बागान है, आपके दार्जिलिंग में चाय के बागान में, बहुत जगह आपके चाय के बागान हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपका आता है भारत का नाम। किसने कहा? मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये बात किसने कहा? मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये बात कहने वाले थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, जो कि जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनकी फोटो तो आप जानते ही हैं, देखी होगी आपने हर जगह। चलिए, हमारा राष्ट्रीय गीत
वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? दोस्तों जो हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत है जो कि वंदे मातरम है, ये आपका संकलित बच्चा बेसिकली बिल्कुल सही आंसर, राइट आंसर आपका हो जाएगा आनंद मठ। आनंद मठ से आपका वंदे मातरम लिया गया है, ठीक है। और देश का राष्ट्रीय गीत तैयार करने वाले महान कवि थे आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, और इनका निधन 1894 में 8 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पिक है जो कि आप देख सकते हैं। पिक्चर है दोस्तों, हमें चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, है ना। तो आनंद मठ आपका राइट आंसर हो जाएगा, आनंद मठ से लिया गया है। गोदान और गबन, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? दोस्तों गोदान और गबन एक ही बेसिकली लेखक की रचना है, उनका आखिर नाम क्या है? चलिए बिल्कुल सही, राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली गोदान और गबन लिखने वाले लेखक कौन थे? तो गोदान और गबन लिखने वाले लेखक थे जिनने ये बात कही थी, आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुरूर है। तो ये बात कहने वाले थे वही कौन? मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों माय डियर फ्रेंड ये रहा, देखिए आप लोग। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जैसे यूपी PCS है आपका, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है जिसका आपका हेडक्वार्टर इलाहाबाद है, इलाहाबाद इसका मुख्यालय है। इसके जो सदस्य होते हैं, इसके जो मेंबर होते हैं भाई, इसकी नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों अगर हम बात करें राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, इनकी जो नियुक्ति करता है, जो मेंबर्स होते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जो स्टेट का राज्यपाल होता है वो करता है। जैसे यूपी का जो राज्यपाल है वो आपका PCS के जो भी आपके यूपी PCS के जो मेंबर्स होते हैं उनकी नियुक्ति करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों पहले तो अध्यक्ष होता है, फिर आपके उसके बाद मेंबर्स होते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी दोस्तों नियुक्ति करता है आपका, वो भी बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल दोस्तों नियुक्ति करता है, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल ही दोस्तों बेसिकली राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और साथ ही सदस्य की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो दोस्तों ये अपना जो इसकी नियुक्ति करता है वही उसी को इसको त्यागपत्र देना पड़ता है। तो राज्यपाल के अधीन होते हैं ये सब, तो राज्यपाल को ही ये त्यागपत्र देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा एक आखिर कौन से स्टेट के गवर्नर हैं, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चा बताना है, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, सो दैट मैं आपके लिए डेली बेसिस पर ऐसा ही कंटेंट लाता रहूं।